हेलो एवरीवन, आई एम आर के रवि सर, आपका दोस्त, आपका टीचर आपके एग्जाम के लिए आया हुआ है। और वो एग्जाम कोई और नहीं, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एग्जामिनेशन। मतलब एक तीर से तीन निशाने लगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आप सिर्फ इस एक एग्जाम की मदद से एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है जैसे मुझे मिला हुआ है। 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया हुआ, जिसमें से एक एम्बलम के साथ आता है, और वो बहुत ही खूबसूरत सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपने इंट्रोडक्शंस में बताया हुआ, और मैं अपने क्वालिफिकेशंस को जरा सा समराइज करते हुए चलता हूं, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों। तो मैं 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया, लेकिन उससे पहले 5 बार, कितनी बार, 5 बार गेट एग्जामिनेशंस विद द परसेंटाइल ऑफ 99 परसेंटाइल के आसपास एग्जाम्स कवर किए हुए हैं दोस्तों। और अगर मैं सिर्फ इतने पे ना रुकूं तो मतलब मैंने क्या और भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं? तो बिल्कुल सही पकड़ा दोस्तों, मैं यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी के सारे कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशंस जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के होते हैं, वह रिटन एग्जामिनेशंस 100% क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ 5 साल टीसीएस में काम करने के बाद, गेट और नेट कोचिंग में पढ़ाने के बाद आपके बीच आया हुआ हूं। और इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल से विथ सर्टिफिकेट्स की, भाई ये देख लीजिए, आपको कहीं डाउट, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैंने इसरो क्वालिफाई किया है, मैंने एनआईसी के साइंटिफिक ऑफिसर्स क्वालिफाई किए हैं, मैंने बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स क्वालिफाई किए हैं, लेक्चरर क्वालिफाई किया है, आरपीएससी का लेक्चरर क्वालिफाई किया हुआ है। तो ऐसे कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी जिसे आप सबसे बड़ा एग्जाम मानते हैं, इवन आईएएस कैडर से ऊपर की चीजें आप समझ सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्वालिफाई करने के बाद आपके बीच आया हूं दोस्तों। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप पॉजिटिवली सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए लेंगे कि यस, विथ हुम आई एम गोइंग टू लर्न इज हैविंग द कैपेसिटी टू क्रैक माय एग्जाम विद द हेल्प ऑफ ऑल द एसेट्स अवेलेबल विद यू। मतलब मैं आपको उस पूरे एग्जाम के तौर तरीके बताऊंगा, और वो एग्जाम कोई और नहीं, यूजीसी नेट जेआरएफ होगा। और मैं इस एक तीर से तीन निशाने में, पहला तो जेआरएफ अगर आप एलिजिबल हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर, जिससे आपकी सैलरी मिनिमम 1 लाख के आसपास स्टार्ट हो सकती है। तो दूसरा एग्जाम आपका ये होगा। और तीसरा पीएचडी, जिसमें मिनिमम स्कॉलरशिप 40,000 से आपकी पढ़ाई हो सकती है दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस आपके एग्जाम के लिए। तो मुझे आप अपना दोस्त, अपना ट्यूटर, अपना मेंटर और एक ऐसा सारथी मान सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको लक्ष्य भेदन के लिए कि किस प्रश्न में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेंगे और किस तरह से आप उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, यह बताऊंगा दोस्तों। तो हम आते हैं एक समराइज, 5 मिनट के अंदर एक बेसिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है डिटेल्स में। तो ये जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्या होता है वह मैंने आपको बताया है, क्योंकि आज मेरा एजेंडा यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में अब बात करने की है, जिसका नंबर 87 है। तो मैं आता हूं इस पे थोड़ा डिटेल से बात करते हुए। तो इसके साथ ही जो मैंने अभी तक कवर किया है कि आपको इस एग्जाम से एक तीर से तीन निशाने किस तरह से लगते हैं, क्योंकि इसी एक एग्जाम के थ्रू आपके पास जेआरएफ का एक खूबसूरत सर्टिफिकेट और साथ ही साथ एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, और साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस तक हो सकती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है, इतना तो आप जानते ही होंगे। मैं आता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दूसरा आपको डिग्री या अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल किया जाता है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर अगर सिर्फ मास्टर्स हैं और एग्जाम इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो पीएचडी करने के साथ साथ आप वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक फ्रेशर हैं और पीएचडी के लिए फोकस है कि आई हैव टू डू अ वेरी गुड पीएचडी, तो ये भी अब न्यू एड ऑन फीचर्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को देखते हुए कि अब आपके कोई भी एग्जाम नहीं लिए जाएंगे
इन द यूनिवर्सिटीज फॉर द पीएचडी रिटन एग्जाम, डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको बैठने की इजाजत दे दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी ऑल कॉलेजेस ऑफ इंडिया हैव बीन असाइंड। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके क्वालिफिकेशंस के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बातें कर ली है, मैं बस एक लाइन में बोलता जाऊंगा। आप किसी भी उम्र के हैं, 60 साल 65 साल तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको जो मिनिमम एज है वह है मास्टर्स क्वालिफाइंग से लेकर के 30 साल तक। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं, अगर स्पेशल कैटेगरीज में हैं तो आपको 35 साल तक मौका मिलता है। और स्पेशल कैटेगरीज का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और वुमेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हाउ टू फिल द फॉर्म, उसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं और किस तरह से आप एप्लीकेशंस भरेंगे, ये सारे के सारे चीजें आपको बताई जाती है। तो मैं अगर बात करूं तो ये पेपर 2 की बात है। अगर मैं एग्जाम्शंस की बात करूं तो यस, हमें कुछ छूट मिलती है एज में भी और परसेंटेज में भी। तो आपको मैंने बताया कि 55% इन जनरल की बात करते हैं हम, आपके मिनिमम मास्टर्स के मार्क्स होने चाहिए, और 50% इफ इट इज इन द स्पेशलाइज कैटेगरीज। और एज लिमिट भी मैं उसी के हिसाब से आपको बता चुका हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप 65 साल तक, लेकिन क्यों अब करना है ये इंपॉर्टेंटली बताना है मुझे। तो मैंने बताया था कि भाई ये क्या है, तो आपको एक तीर से आपको देखने के लिए 3 टारगेट्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप कोई भी एग्जाम जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए होते हैं इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एप्लीकेशंस, आप उन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई करके फिर आपको बता रहा हूं। तो 30+ क्लास 1 और क्लास 2 एग्जामिनेशंस अंडर द गवर्नमेंट, चाहे वो यूपीएससी हो सकता है या आरपीएससी हो सकता है अगर आप राजस्थान से हैं, अगर एचपीएससी हो सकता है अगर आप हरियाणा से हैं, और एमपीएससी के साथ साथ गुजरात पीएससी की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इवन आप यूपी पीएससी की भी बात, मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्स एक्सेट्रा में लिख रहा हूं, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और जरूरी नहीं क्योंकि अगर राजस्थान में आपको बाड़मेर में काम करना पड़े, इससे बेहतर है कि आप हरियाणा के पीएससी को निकाल करके और वहां पे एक अच्छी जॉब करें कनेक्टिविटी के आधार पे। तो ये आपके पास डिफरेंट डाइवर्सिफाइड जॉब करने का एक एक्सपीरियंस, एक मौका मिल जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब की नहीं, बल्कि कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पे आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, रिटन में भी होते हैं और इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं। तो इन दोनों इंटरव्यूज के लिए अगर आप सिर्फ मेरे कंटेंट को पढ़ लेते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और सैलरी तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड है, इट इज वेरी मच चांसेस कि यू विल स्टार्ट विद द जॉब ऑफ 1 लाख। और स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं, ओनली पीएचडी क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 40,000 प्लस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप एग्जाम, जो कि हमारी गवर्नमेंट अभी स्कॉलर्स को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्स बता सकता हूं जहां आपके स्कॉलरशिप्स 70,000 तक पहुंच सकते हैं। और मैं बात करूं कि कब कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं अभी जस्ट सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो मैं सिलेबस वर्ड बाय वर्ड कवर करता हूं विथ ऑल द पॉइंट्स, की पॉइंट्स इन बोथ मोड, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड होती है, दोनों मोड में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे मैंने बताया कि ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि यहीं पर एक टीचर का और एक स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, जिसके आधार पे ये तय होता है कि आपका ये एग्जाम कितने अच्छे तरीके से क्रैक होने वाला है। तो मैंने सिलेबस को अगर गीता बोला है तो ये आपका रणभूमि है, जहां पर आपके पढ़े हुए सारे ज्ञान अप्लाई किए जाते हैं। और मैं एज अ सारथी आपको बताऊंगा कि किस प्रश्न में किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत होने के साथ चौथा ऑप्शन ही सही क्यों है, मेरा फोकस ये होता है, ना कि इन चारों में से ये आंसर सही क्यों है। क्योंकि सही और गलत के बीच में एक सच होता है और वो सच आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बता सकता है। तो दोस्तों आपको ये मैं कंप्लीट कवर करके दूंगा।
साथ ही साथ ऐड ऑन अगर डिस्कशंस की बात करें तो अगर कुछ वर्किंग फ्रेंड्स मेरे हैं तो उनके लिए मैंने संडे और सैटरडे ये 2 दिन कंप्लीटली अवेलेबल रहूंगा। अगर वो चाहे तो ऑफलाइन मोड में हमारे क्लासेस में आकर के मेरे सामने बैठ करके क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो घर बैठे ही और कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में है तो वहां मुझे ऑनलाइन, चूंकि मैं आता हूं, वहां कमेंट्स के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अदर किसी साइमल्टेनियस एग्जाम की, जैसा कि मैंने 30+ एग्जाम की बात की है, तो यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम्स तो मैं आपको कवर करके दूंगा। इवन इंटरव्यूज में मैं आपकी मदद करूंगा और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। आई विल गिव यू द रेफरेंस टू देम आल्सो कि भाई अगर कहीं कुछ रिक्वायरमेंट रही, आपको किसी प्रकार का कोई संदेह रहा, और वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जब बात होगी कि सर कोई ऐसे टीचर है जो हाल फिलहाल में उस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई एग्जाम क्रैक किए हैं, तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट सेंस आल्सो। और ये कब करना चाहिए, तो मैंने नाउ इज द टाइम में मैं बस 2 मिनट लूंगा क्योंकि इस पे हमने बहुत चर्चाएं कर ली हैं। नाउ इज द टाइम बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आर कमिंग। If I talk about the artificial intelligence, it is coming to all the grabbing the jobs। ये एक ऐसा राक्षस आ रहा जो सिर्फ और सिर्फ जॉब खाएगा, मैन मेड। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज वर्कर हैं, या कोई रिपीटेड वर्क कर रहे हैं, तो आप इस बात के लिए रेडी रहें कि प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू नॉट टॉलरेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी कस्टमर केयर सर्विसेज हैं वहां चैटबॉट ने ऑलमोस्ट उनके जॉब खाने शुरू कर दिए हैं। जितने भी डिजाइनिंग या बेसिक लेवल के राइटिंग्स वाले थे, 1 मिनट के अंदर तो एआई आपको जीबीटी सारे के सारे सॉल्यूशंस बना करके अवेलेबल करा देते। तो दोस्तों ये आने वाला समय है कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करें, एक्सीलेंस मोड पे जाएं और एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करें जहां से आपको पीछे देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो मैंने इसी को बताया है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉलिसीज आर ऑल्सो गेटिंग वेरी टफ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन लीक्स की बात आ रही है। और नेगेटिव मार्किंग कब स्टार्ट हो जाए यूजीसी नेट में ये आप नहीं जानते, और यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग आने के साथ ही ये एग्जाम आपके लिए कठिन होता चला जाएगा। अभी ये वक्त है, अभी आपके पास मौका है। यू कैन जस्ट गो फॉर इट, नॉट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, डिस्कस, डिसाइड एंड कम टू अस। सर मुझे ये प्रिपरेशन आज स्टार्ट करना, और एक तीर से 30 से के साथ साथ 3 तो दिखने वाले एग्जाम्स में 100% क्रैक करने की गारंटी देता हूं, गारंटी इन कोर्ट्स। फाइन, चलिए अगर मैं बात करता हूं रिसेशंस, मैंने अभी आपको बता दिया कि रिसेशंस अभी हिट कर चुका है आउट ऑफ स्टेट्स में, आउट ऑफ इंडिया, और ये बहुत जल्द यहां पे हिट करेगा। इट इज बेटर राइट टाइम की भीड़ बढ़े पीएचडी करने में, भीड़ बढ़े असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, अभी क्योंकि बड़े बड़े पैकेजेस मिल रहे हैं। नो वन इज थिंकिंग अबाउट द पीएचडी, बट अभी आपके पास 1-2 साल टाइम है। इसके बाद इतनी भीड़ आएगी। अगर याद हो 2011 का रिसेशन जिसमें मैं फंसा हुआ था, मैं बीटेक कर रहा था, एक जॉब की किल्लत थी, एंड इवन आई हैड गॉट द जॉब इन टीसीएस, और मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद आपके बीच आया हूं। दोस्तों अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ने क्लियरली बोल दिया है कि मैं बैचलर डिग्री को भी पीएचडी के साथ इंटीग्रेट करता हूं। अगर आपके पास 85% मार्क्स मिनिमम है, या 9 सीजीपीए या 8.5 सीजीपीए आपके पास मिनिमम विद द इक्विवेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो मैं चलता हूं दोस्तों अभी अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के ऊपर कि कौन है जो आपको जगा सकता है। ये आप ही हैं जो जगेंगे और आप ही इस अपनी दुनिया को बदलेंगे, नो वन एल्स। मैं कितना भी बोल दूं, लेकिन अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ये एक टीचर और ये जो वक्त है, आज का जो समय है, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट द एग्जामिनेशंस, अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो कभी भी एक बार वक्त निकल गया, 2 साल के बाद सोचने जाएंगे तो इतनी भीड़ मिलेगी कि कौन, और इतने शार्प ब्रेन और फ्रेश ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, यू विल बी फील लाइक आउटडेटेड। ठीक है, एग्जाम्स कई बार हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लेकिन जब जागो तब सवेरा, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप सबों को यहां वेलकम करता हूं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ जेनिथ, क्योंकि मैं इस चीज को अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये कोचिंग आज से नहीं, वर्षों से आपके एग्जामिनेशन से क्वालिफाई कराने की गारंटी लेता है, गारंटी इन कोट्स एंड अंडरलाइन, और मैं इससे जुड़ा हुआ हूं फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो मैं जानता हूं ये इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि डायरेक्ट हमारे पास आए, आप जितनी भी
कोचिंग है वहां जाएं, टेस्ट करें एंड देन कम टू मी इफ यू विल नॉट फील द बेस्ट विद द बेस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी हु इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में मुझसे पढ़ने के बाद अगर एक सेकंड के लिए भी आपको यह संशय रह गया, एक क्षण के लिए भी आपको ऐसा लगा कि मुझसे ये एग्जाम नहीं बदलेगा, तो मैं आपकी जो भी शिकायतें रहेगी वो मैं सुनूंगा। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अगर जिसको पढ़ा दिया, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे बच्चे थे जिनका हो सकता था कि एक कुछ समय लगा, उन लोगों ने वो चीज करके दिखाया जिसपे उसको खुद का विश्वास नहीं था। तो दोस्तों, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए now is the time to awake yourself and come to this place and find me with all the weapons, क्योंकि लक्ष्य भेदन के लिए जिस इंसान की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपके सामने बिल्कुल रेडी है, सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई क्रैक करने के बाद रेडी है। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द मुझसे मिलने आएंगे, इस संस्था में आएंगे, हमारे कोचिंग में आएंगे, और इसके लिए मैं एंसियसली, डेस्परेटली एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस इंतजार कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे सिलेबस की तरफ, क्योंकि ये आपके टीचर का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन एक टीचर कितना अच्छा पढ़ाएगा ये कब पता चलता है, जब वो सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ डिटेल डिस्कशंस की आप बातें करते हैं। तो सर आप पढ़ाएंगे कैसे? बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मुझे पढ़ाने के, आप बोल रहे हैं लक्ष्य का भेदन करवाएंगे, लेकिन लक्ष्य कैसे भेदन होगा सर? आप किस तरह से टारगेट करेंगे? वहां भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे जिनको सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट नॉलेज अवेलेबल हैं, क्वेश्चन वो सेट करते हैं और इस तरह से सेट करते हैं कि आप उनके सामने क्वेश्चंस देखने में कुछ और लगता है और उसका सॉल्यूशन अब बहुत ही इजी रहता है। तो दोस्तों, आप सबों को पता होना चाहिए कि भीष्म पितामह की भी एक कमजोरी थी, बस उस कमजोरी को किसने बताया था? किसी सारथी ने ही बताया था। और मैं आपको बार बार आपके लाइफ का एक दोस्त, एक टीचर, एक ट्यूटर, एक मेंटर और एक सारथी बोलता हुआ आया हूं। तो मुझे पता है कि किस प्रश्न में उनका कौन सा उत्तर छुपा हुआ है और उसे ढूंढने का तरीका क्या है। दोस्तों, आज इसी के साथ मैं सिलेबस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि उससे आपको पता चल जाए कि किस तरह मैं 4 महीने में आपको इस कॉन्फिडेंस लेवल से इस कॉन्फिडेंस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपके एग्जाम 100% सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं, कोई भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट या कोई भी एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगे, क्योंकि मेरे हाथ में ये सिलेबस जो है वो इंडिया के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कवर करता हुआ है। कहीं पे 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, कहीं पे 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कहीं पे 10 सब्जेक्ट के 10 मिल जाएंगे। गेट एग्जामिनेशंस के बेस पे भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ मैं जो पढ़ाऊंगा उसके सारे क्वेश्चंस भी आपसे क्रैक होंगे, स्पेसिफिकली जो टफेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूंगा तो एक गेट क्वालिफाइड 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड फैकल्टी की तरह पढ़ा रहा हूंगा यूजीसी नेट कोचिंग के अंदर। तो आप ये समझ गए होंगे मेरे इस मुस्कान के पीछे वो क्या राज है जिसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं, और सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद बता रहा हूं। दोस्तों, ऐसे हवा में बातें मैं नहीं करता हूं। तो मैं आता हूं सिलेबस की तरफ। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट, ये थोड़ा देखने में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा अनविजिबल, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा हो आपको। एक सेकेंड, होपफुली इट इज वेरी मच अवेलेबल। अगर नहीं है तो मैंने उसके लिए एक और भी पीडीएफ अवेलेबल करके रखा हुआ है, एंड दिस इज हेयर ओवर। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के ये सिलेबस जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। चूंकि वहां पे थोड़े छोटे दिख रहे थे तो मैंने पहले ही इसे ओपन करके रखा था। इसे कहते हैं सेल्फ प्रिपरेशन से, ठीक है, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कुछ इकी पिकी पोंकी नहीं करना है दोस्तों, हमें लॉजिकली एनालिटिकली सोचना है और उसके बेस्ट आंसर से ढूंढ करके उसे सही करना है। तो दोस्तों, इसमें आप देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आपका फुल फॉर्म होता है यूजीसी का, किसका होता है? यूजीसी का फुल फॉर्म होता है। जबकि हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस आपको कोड नंबर 87 में दिखेंगे। कहां दिखेंगे? कोड नंबर 87 में दिखेंगे। और जब मैं बात करता हूं इसके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भैया टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं
ये ऑलमोस्ट 10 हैं। ये कितने हैं हमारे पास? 10 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कितने सब्जेक्ट? 10 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूं तो हम देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भैया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर जो कि यूनिट 2 में आते हैं। काफी छोटा है, मैं इसे अभी डिस्क्राइब करूंगा और प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करूंगा। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और इसके कवरेज के साथ ही हम इसे कवर करके ही कंप्लीट बातें करेंगे। तो मैं तीसरा सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो प्रोग्रामिंग, मैं यहीं से पढ़ देता हूं और उसके बाद हम चलेंगे रिटर्न की तरफ, चूंकि ये प्रॉपर 10 पेजेस के सिलेबस है। आप सिलेबस की अगर मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स की चर्चा करूं तो मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ स्ट्रैटेजी की बातें करूंगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप अगर कभी पढ़े हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये कुछ और नहीं है, हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास पहला सब्जेक्ट आता है। कौन सा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, दूसरे सब्जेक्ट में हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, जो कि दोनों ही कंप्लीटली मैथमेटिक्स है। एक गणित है जिससे आपको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? इजीएस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे सारे कैंडिडेट्स को। अगर मैं अब बात करूं कि भैया तीसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स, मतलब 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है। और चौथे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और 5वें सब्जेक्ट, चूंकि इसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इन्होंने फिर से एक रिसर्च सब्जेक्ट डाला है, जो कि आप जानते होंगे बिग डेटा, जो कि हमारा एक रिसर्च सब्जेक्ट होता है। हालांकि बहुत डिटेल्स में इन्होंने नहीं बोला है। और अगर मैं बात करूं 5वें सब्जेक्ट्स की, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या इन जनरल बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, इन सारी चीजों की बात की गई है। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करता हूं, इट इज माय फेवरेट। व्हाई? बिकॉज आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट, आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी टोल्ड दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ सिस्टम इंजीनियर एट TCS for the 5 years and worked on the various projects like a CSFB, NBN and also the research projects after my master's degree. अगर मैं बात करूं 7th नंबर की, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलर्स, जिसे आप TOC या एटोमेटा भी बोलते हैं, और कंपाइलर दोनों ही साथ साथ हैं। और मेरा फेवरेट, मेरा रिसर्च डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। आप मेरे रिसर्च को भी देख सकते हैं ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑन एथरनेट स्विच पोर्ट्स बाय रितेश कुमार रवि इन IEEE। आपको मेरे रिसर्च दिख जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 100 लोगों ने रेफरेंस, मतलब उस पेपर को खरीद करके और उसके बारे में, मैं उस रिसर्च के बारे में, मतलब मेरे रिसर्च के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है दोस्तों। और मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस चीज से मैं डरा रहा था, जिस चीज के लिए सभी लोग डर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयड हैं, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर और एवरेज सेक्टर जिसको बोल सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आपने सर पढ़ दिया, मजा नहीं आया। आप मुझे ये बताइए कि ये आप 4 मंथ में, 4 मंथ्स में, इन हाउ मेनी आवर्स, ऑलमोस्ट 250 प्लस, मतलब 250 से लेकर के 300 आवर्स में कंप्लीट करूंगा। मतलब ऑन एन एवरेज एक पेपर, एक सब्जेक्ट के बारे में मैं 30 घंटे, 330 आवर्स लेके चलता हूं। 25 से 30 आवर्स, 5 आवर्स को फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। कभी कभी सब्जेक्ट्स में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसमें थोड़े से कम क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा उसी तरफ होगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। अधिक से अधिक मतलब 100 में 100, ना कि एक भी कम। 3 घंटे में 2 घंटे 59, जितने भी 2 घंटे जितने भी सेकेंड्स हैं, आपको 1 सेकेंड, मतलब 2 घंटे 59 मिनट और 59 सेकेंड में 1 सेकेंड के लिए भी नहीं हड़बड़ाना है दोस्तों। क्योंकि जिसने हिम्मत हारा,
वह मैदान छोड़ के भागा। मतलब अगर आप हिम्मत छोड़ दिए हैं, हिम्मत हार दिए हैं, तो आप इस तरह से बैठ जाएंगे। और आपने कई एग्जाम्स में देखा होगा अपने साथियों को, वो इंतजार करते हैं, जबकि अभी 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। और मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे या स्टूडेंट्स या दोस्त जिस टाइम में क्वालिफाई किए, वहां 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 3 आवर लगातार 7 घंटे एग्जाम एक दिन के अंदर क्वालिफाई करके दे देते। तो आज तो मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में, जब मैंने उस टाइम में यूजीसी नेट क्वालिफाई करवाया हुआ है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो मैं आता हूं अपने एजेंडे की तरफ कि सर आप किस तरह से क्वालिफाई, आप किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, मुझे ये बताइए। औरों का मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात कि आप जिस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ आर यू गोइंग टू टीच दिस। देखिए, मैं बहुत ही सेंसिबल तरीके से, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे। और टाइम मैंने बता दिया कि मैं यूजीसी नेट के सिलेबसेस अगर कवर करने की बात करूं, तो मैं यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर मैं मोड ले रहा हूं कौन सा, दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिसंबर 2024 एग्जाम की मैं अब बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूजीसी नेट एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेशन की जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है उसकी बात मैं करता हूं। तो हम लोग अगर देखें तो इसमें सर किस तरह से आप प्रिपेयर कराएंगे, तो मैंने बोला कि इस एग्जाम में हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का ही टाइम है, क्योंकि हम सितंबर के मंथ में चल रहे हैं। तो ये किसी भी वक्त में मैं 4 महीने 4 मंथ्स, इससे कम में अगर कोई कहते हैं तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। इतने मास्टर, चूंकि मैं किसी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ 5th क्लास 6th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास या बैचलर डिग्री पे भी मान ले, तो उसमें भी उतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन मैं मास्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, क्वालिफाइंग मास्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो उनको समझ में आएगा कि ये सर झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। कि हाँ, मुझे अगर एक अच्छे कोचिंग, एक अच्छे मटेरियल, ना सिर्फ 3 बल्कि 30 एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 250 आवर्स, कितना 250 आवर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम से एक रेंज, चूंकि मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इतने आवर्स की स्टडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं होगा। तो अब ये पर सब्जेक्ट में अगर बात करता हूं, टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये टोटल प्रिपरेशन टाइम है, ये टोटल टाइम टू प्रिपेयर है ना, टोटल टाइम टू प्रिपेयर की मैं बात कर रहा हूं, टू प्रिपेयर। तो ये आपको इतना मिनिमम टाइम आपके पास जाएगा ही जाएगा। इससे कम में आप अगर सोचेंगे तो आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। बिल्कुल मैं ऑनेस्टी से बात करता हूं, ऑनेस्टली मेहनत किया हुआ है, और 1-2 घंटे नहीं, बार बार चीजों को पढ़ा, समझा और उसके नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बनाए, तभी आज मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कमी नहीं है दोस्तों। तो मैं अगर बात करूं कि टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो टोटल सब्जेक्ट्स आपको, जैसा कि मैंने बताया, अभी गिन के बताया कि भैया 87th नंबर ऑफ कोड जो हमारे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के हैं, उसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। और 10 सब्जेक्ट की मैं अगर बात करता हूं, तो 10 सब्जेक्ट्स के अंदर भी सब सब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं, जो कि रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं। सब सब्जेक्ट्स कौन से हैं, रिसर्च सब्जेक्ट। अगर मैं और एआई की बात करूं, तो एकमात्र एक्सप्लिसिटली इन्होंने रखा हुआ है एआई, किसकी रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसके साथ साथ मैंने बताया बिग डेटा इज ऑल्सो अ रिसर्च सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, सिस्टम इंजीनियर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इन सब में कुछ अलग से कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे टाइम में तो एलएलपी, मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, जो एलएलपी पिछले 10 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे रिसर्च के में। अगर बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हम लोग आते हैं कि सर आप किस तरह से करेंगे। मैं मान लेता हूं आप लोग इस चीज को एग्री कर लिए होंगे कि बिल्कुल सही बात है सर, ये 250 आवर्स तो चाहिए मिनिमम। अगर मैं मान के चलूं तो भी मुझे 250 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए होगा, इससे कम में हमारी बात
नहीं बन पाएगी। इससे कम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा सर सिलेबस कवर भी हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन की आप बातें कर रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, और एक एक पॉइंट, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है इंडिया के किसी भी एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ, ये दिख जो रहा है ये 10 पेज, ये मैं सामने से गिन रहा हूँ, आप जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए कहीं नहीं, जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए यूजीसी नेट सिलेबस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन या सीएसए करके डालिए, पहला या दूसरा लिंक आपको दिख जाएगा। कोचिंग के लिंक नहीं देखेंगे, यूजीसी नेट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। चूंकि अब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पे जाएंगे तो टोटल आपको 10 पेजेस दिखेंगे। मैंने अभी आपको दिखा देना, जाते जाते तो मैं दिखा के जाऊंगा कि देखो भाई ये चीजें हैं, और इसके लिए आपको रेडी। और जितने भी एग्जाम इंडिया लेवल में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के होते हैं, इससे बाहर आपको नहीं जाता है कोई भी सब्जेक्ट। इवन गेट में कुछ सब्जेक्ट्स कम कर दिए गए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बट यहाँ पे इसे अभी भी कंटिन्यू किया क्योंकि आप मैनेजमेंट लेवल की बातें करते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूं कि सर ये 10 सब्जेक्ट्स आपने 10 सब्जेक्ट जो बताया वो किस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस। क्या है ये? कंप्यूटर साइंस। तो मैं थोड़ा सा कंप्यूटर, थोड़ा सा टीचिंग स्किल, इतना सा बस टीचिंग स्किल। तो मैं अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की बात कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, और आप लोग बोलोगे सर ये पहला ऐसा सब्जेक्ट अगर गौर करते होंगे जिसके अंत में साइंस लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता कि सर क्यों। और दूसरा, कंप्यूटर को अगर मैं देखूं तो ये एक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं कंप्यूट, मतलब कंप्यूट करने वाले को कंप्यूटर कहते हैं, ऑपरेट करने वाले को ऑपरेटर कहते हैं, ट्यूट करने वाले को ट्यूटर कहते हैं, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर। तो मतलब कंप्यूट करने वाले को कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कंप्यूट का मतलब होता है गणना, मतलब जो गणना करता है। कंप्यूट करने का मतलब होता है गणना करना। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूं। और ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है ना, ओनली इन इंग्लिश। अगर सिलेबस में लिखेंगे तो दिखाएगा आपको ओनली इंग्लिश, राइट। तो गणना करने के अगर इंग्लिश, ये छोटा सा, क्योंकि अपने हिंदुस्तानी है यार, अपने कितने भी अंग्रेज हो जाए सोचेंगे हिंदी में ही और बोलेंगे इंग्लिश में ही, राइट। ये बात बिल्कुल सही कहा मैंने, ठीक है। और इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं कैलकुलेट। क्या बोलते हैं? कैलकुलेट। और कैलकुलेट जो करता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? कैलकुलेशन कहाँ होता है सर? ये मैथ्स में होता है कैलकुलेशन। आपको पता होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो हम बोलते हैं एक कैलकुलेशन विद द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो डेमो चल रहा है भैया, ये तो आपको ये डेमो क्या, इतना सा पढ़ा लो, इतना सा, जो जस्ट एक तो मैथमेटिक्स समझ में आ गया। और देखिए एक्चुअली आप मैथमेटिक्स और साइंस मतलब कंप्लीट, जो आपने बचपन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके लिए आपने ट्यूशन लिया होगा, ये एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मैथ्स और साइंस के, भाई मैंने भी एडवांस मैथमेटिक्स रखा और बिहारी हूं, तो वहां मैथ्स वालों की क्या क्वालिटी रहती है तो आपको पता ही है। तो वहां पे एडवांस मैथमेटिक्स चलता था, तो वो स्पेशल ट्यूशन लेना पड़ता है। और साइंस, इसी दो सब्जेक्ट्स के लिए, और इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक्चुअली मैथमेटिक्स और साइंस मिला करके जो अभी सब्जेक्ट बनाने वाला है उसे ही कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। और साइंस का मतलब होता है सीक्वेंशियल। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हिंदी में आप जानते हैं कि विज्ञान को दो शब्दों में बांट के हम पढ़ते हैं, वी प्लस ज्ञान। ये स्पेशल साइंस इसलिए है क्योंकि यहां पर आप चीजों को कैसे पढ़ते हैं? स्पेशल साइंस मतलब स्पेशल नॉलेज। वाई? बिकॉज मतलब कंप्यूटर साइंस एक स्पेशल नॉलेज है। वाई? बिकॉज आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियली कैसे पढ़ने वाले हैं। चूंकि मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं कि किस तरह से पढ़ाऊंगा, मैं इसी के लिए ये चीजें बता रहा हूं कि सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल कैसे पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंशियली पढ़ेंगे। और सीक्वेंशियली का मतलब आपको पता चलता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और ये सीक्वेंस किस तरह से बनेगा इसी को अब बताने के लिए मैं एक्चुअली अभी सिलेबस बताने वाला हूं, और आपका कॉन्फिडेंस जगाने वाला हूं कि क्यों मैं 4 महीने में आपके सारे क्वेश्चंस के साथ इस एग्जाम को क्रैक करवाऊंगा। तो ये सीक्वेंशली नॉलेज, सीक्वेंस टू स्टडी, सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशली वे टू स्टडी है। क्या है ये? सीक्वेंशली एंड ये स्टडी है मेथड। और इस नॉलेज का हम कहां पे क्या यूज करने वाले हैं, मतलब मैथ्स और साइंस का कहां यूज करने वाले हैं? तो आप जानते हैं कि इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, या अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो यहां पे लिखा हुआ है कि एंड एप्लीकेशंस। क्या है?
एप्लीकेशंस, मतलब जो मैथ्स और साइंस आपने आज तक पढ़ा हुआ है वो एक ऐसे मशीन के साथ, कौन से एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं उस जगह हम अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने सिर्फ एक डेमो दिया कि हम रियल वर्ल्ड में जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वहां पढ़े हुए मैथ्स और साइंस को अप्लाई करेंगे और अपनी जिंदगी को साधारण, सुगम्य और सुदृढ़ बनाएंगे, मतलब सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट बनाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस in which we are going to resolve a day-to-day or a real-world phenomena and the problem in such a way that our life must be simple, sophisticated and elegant enough to live on this planet forever। और आप मेरे रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो मेरे रिसर्च का नाम भी ग्रीन कंप्यूटिंग है, जो आपके इस डेफिनेशंस को 100% जस्टिफाई करता है। और उस रिसर्च सब्जेक्ट जो टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी ऑन एथरनेट स्विच पोर्ट्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो विथ रिसर्च के साथ पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। अब हम कहाँ आते हैं? सिलेबस की तरफ। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा, एकदम छोटा सा डेमो आपको बहुत नेचुरली किया, कुछ ऐसा नहीं कि मैं इसे पढ़ाने वाला था, नेचुरली मेरे दिमाग में आया। और दोस्तों मैंने आपको ये बताता हुआ कि भाई ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो अब आते हैं सिलेबस में, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक स्टडी विद द कैलकुलेशंस की बात करते हो तो किस तरह से सर आप पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक कंप्यूटर साइंस है। कौन सा सब्जेक्ट है ये? एक कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस की जो सबसे खास बात होती है, कंप्यूटर साइंस की अगर जो सबसे खास बात होती है कंप्यूटर साइंस में अगर मैं बात करता हूं तो जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि आप इस कंप्यूटर से पहले बात करना सीखेंगे। क्या करेंगे? आप बात करना सीखेंगे। और बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इसके लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? आपके इसके लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। कौन से लैंग्वेज को? तो कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं कहां से? सी और C++ जो आपके यूनिट 3 में है। किस में है? यूनिट 3 में। आप एकदम लॉजिक समझिए कि भाई पहला सब्जेक्ट, पहला टॉपिक कौन सा होना चाहिए? तो सर सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर सिस्टम से बात करना तो आए, तो हम यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट जो आपके यूनिट नंबर 3 में, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? यूनिट नंबर 3 में आपके पास आएगा, जिसमें 3 सेक्शंस आपको लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेट इशू, या आपके पास जस्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो मैं इसी को देख करके, ये देखिए मेरे हाथ में ही है, आप भी उसे आराम से देख सकते हैं। तो मैं इसमें आप एलिमेंट्री डेटा टाइप्स, आपको ये बेसिकली की इवोल्यूशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है विथ ऑल द वर्ड टू वर्ड में सिलेबस कवर करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा एलिमेंट्री डेटा टाइप्स में, मतलब C और C++, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अलोंग विथ एक और टॉपिक है जिसमें वेब, चूंकि आज हम लोग इंटरनेट की बात बोलते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ वेब प्रोग्रामिंग की भी मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं वेब प्रोग्रामिंग में जावा भी इन्होंने लिख दिया, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है, और सारी चीजें मैं कवर करता हूं। तो सी की मैं अगर बात करूं तो आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जो कि आपके टॉपिक में लिखा गया। तो सबसे मैं चीजें कवर करूंगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉइंटर जो कि मेरा दोस्त है और रिकर्सन है, जिसके मदद से मैं हजार प्रोग्राम कर चुका हूं, क्योंकि मैं MNIT में पढ़ा था, वहां पूरा का पूरा DBMS मैंने सी से कंप्लीटली डेवलप करके दे दिया था, है ना। A+ मुझे लाभ में मिला हुआ है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते तो C++, तो मैं आपको बता दूं ये भी मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं CSFB प्रोजेक्ट फॉर द कैनेडियन क्लाइंट्स इन TCS काम कर रहा था तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो C++ में। और वेब प्रोग्रामिंग की तो बात ही क्या करना, क्योंकि इसके बिना आपका बीटेक कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे बहुत सारे साइट्स डेवलप किए हुए हैं मेरे, जो HTML, XML और जो भी आपके DHTML स्क्रिप्टिंग, जावा जो है, जावा भी इन्होंने रख दिया। देखिए जावा एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर आता है, लेकिन इन्होंने जावा बोल दिया है। अब बोल दिया तो वो जावा से पूछ सकते हैं, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स, और हमें इसे पढ़ाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैं इसमें टोटल टाइम
दोनों मिला करके, जो कि मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सी और सी प्लस प्लस के अप टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस सी का ही होता है। कोड कॉन्सेप्ट जब कोडिंग के पास आते हैं तो हमें टोटल यहाँ पे 15 से 20 आवर्स का टाइम लगता है, और इसमें एक बार कवर करने के बाद 15 से 20 आवर्स का टाइम लगता है। और इसे यूनिट 3 के अंदर हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे? यूनिट 3 के अंदर देखेंगे। तो आप एक बार यूनिट 3 में, अगर आप सिलेबस आपके हाथ में है या आप देख पा रहे होंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां हम लैंग्वेज से बात करना सीखेंगे। तो नया प्रश्न होगा, क्या सर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स भी पढ़ाएंगे? ना 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 ना, हम हड़बड़ाते नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक कंप्लीट कैलकुलेशन है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो वो सिंपल आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, और बेसिक एल्गोरिथम के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पूछे जाते हैं। उसमें कैलकुलेशन कराने का टाइम नहीं होता है, फिर भी हम इसको 10 से 15 आवर्स में, कितना तो अभी नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि इसके साथ आपको एक और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब गणित के साथ ही पढ़ाऊंगा। किसके साथ पढ़ाऊंगा? ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, चूंकि न्यूमेरिकल्स की बात होती है, गणित की बात चल रही है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में एवरीथिंग इज अ कैलकुलेशन। चाहे मिड पॉइंट हो, सर्किल ड्राइंग हो या पॉलीगन ड्राइंग हो, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर 3D हो, तो इन सारे चीजों के लिए मुझे क्या जरूरत होगी? जो जरूरत होगी, और वो मैं बहुत बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अभी नहीं लाना, हमें पहले कोर सब्जेक्ट जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विथ लॉजिक, हमने बोलना सीख लिया, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? हम बोलने के साथ कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है उसके लिए तरफ जाएंगे। तो ये हम बाद में देखेंगे, और ये कब देखेंगे मैं स्लाइड्स पे बाद में आकर के आपको बताऊंगा। तो जो मेरा लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, वो होता है आपके यूनिट 5 का। किसका? यूनिट 7 का। एक्चुअली यूनिट 7 का किसकी बात अब मैं कर रहा हूं? यूनिट 7 में जाएंगे। और यूनिट 7 में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें अब बोलना आ गया है, तो हम डेटा को समझेंगे, डेटा के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी तरफ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को बोलूं, तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आपको देखने में लग रहा है एक जैसा है, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बहुत ही प्यार से सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को रिफरेंसिंग टू सी, चूंकि बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा हैं, जैसे इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, और ये डबल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उसी के बेस पे हम वहां पे भी एरे को पढ़ लिए हैं। लेकिन इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर में फिर से एरे बोला है। एक्चुअली एरेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एरे बोले गए हैं। तो हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में कम से कम, अब मैं बता रहा हूं कि 15 से 20 आवर, मेरा ज्यादा फोकस इस पे रहता है, क्योंकि एल्गोरिथम्स इस डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ही बदलता है। तो मैं एल्गोरिथम में कम टाइम इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां हमें डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी से बात करने के लिए दिया जाता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर। तो हम यहां पे मैक्सिमम टाइम जो देंगे वो 10 से 15 आवर्स का देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा कवरेज एरिया बिल्कुल क्लियर चल रहा है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि जब मैं इस तरह से पढ़ूंगा, तो ये हमारा 15 से मतलब 20, या टोटल अगर मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिवली अगर मुझे 30 आवर्स में कंप्लीट सिलेबस बना करके सर देंगे। और जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगा इन बोथ इसमें, स्पेशली इन डेटा स्ट्रक्चर, वो सी भी हो सकता है, C++ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। तो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ये 30 आवर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद किसी सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। या तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चले जाएं और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लें, या कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ चले जाएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाऊंगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दिया है, और कंपाइलर इज काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी भी उसको हम बोल देते हैं। तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाला हूं, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, क्या है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो चूंकि आप एल्गोरिदम्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे आप फाइल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है,
तो ऐसे एल्गोरिदम्स या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं। क्योंकि एल्गोरिदम का आइडिया आपको ऑलरेडी आ चुका है, अब हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अब बात करेंगे कि जब भाई आप मुझसे कौन बात करता है, तो आपसे एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम बात करता है। सी और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ने के बाद जब आप यूनिट नंबर 5 में आते हैं, कहाँ आते हैं, यूनिट नंबर 5 में आते हैं, जहां आपको एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप जो बात करते हैं वो किससे बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से बात करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाता हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, ये 25 आवर्स मोर देन सफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ। ये आप मानते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ 25 आवर्स, आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अगर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ना, 95% स्टूडेंट अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम बताते हैं, और ये मेन टिप ज्यादा होता है कि व्हाई वेयर। मैं चूंकि हर जगह बात करता हूं तो 3 प्रश्न पूछता हूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो उसके आधार पे मेरा ये सब्जेक्ट 25 आवर्स में कॉन्सेप्चुअल बेसिस होगा। मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करूंगा जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। मैं तो ऐसे पूछूंगा कि बताओ सिस्टम कॉल क्यों अप्लाई किया जाता है, सिस्टम कॉल कब अप्लाई किया जाता है, और सिस्टम कॉल कब कौन करता है, किस बेसिस पे, कर्नल ही क्यों करता है, कर्नल और यूजर के बीच में ऐसा क्या चेंजेस होता है, शेड्यूलिंग में क्यों हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग ही पहले आता है, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग क्यों नहीं आता है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। फाइल में, फाइल के साथ जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, डायरेक्टरीज किस तरह से बनाए जाते हैं, B+3 यहाँ पे भी आपको, क्योंकि DBMS में और डेटा स्ट्रक्चर दोनों जगह इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम फाइल्स को स्टोर कर रहे थे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं B और B+3 की बातें हो जाती हैं। तो वो क्यों यहाँ पे बातें होती हैं, जबकि सिलेबस में सर हमारे पास एक्सप्लिसिटली तो लिखा हुआ नहीं है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ही क्लियर तरीके से कवर किया जाता है, और चूंकि फेवरेट सब्जेक्ट्स बच्चों के होते हैं तो 25 आवर्स में आप विथ क्वेश्चन में जो भी बातें कर रहा हूं, विथ PYQs मिनिमम इन ऑल द एग्जामिनेशन, ना सिर्फ यूजीसी नेट, गेट के भी मैं क्वेश्चंस रख देता हूं। मैं अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो उसको भी रखूंगा, ताकि आप डाइवर्सिफाइड तरीके से आप पढ़ते चले जाए। तो इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को अगर मैं देखूं तो एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जहां पे हम सारी चीजों के बारे में बड़े ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं one of the most important and one of the most favorite, not important only, favorite also मेरा प्यारा यूनिट 6, चूंकि ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात करूंगा, यूनिट 6 की, जिसमें मैं, मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने इस पे 5 साल प्रैक्टिकली दिया है। क्या, किसके लिए प्रैक्टिकली, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। और ये अभी जितने भी क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट लेवल के अगर आपके पोस्ट है जिनका ग्रेड A या गजेटेड ऑफिसर्स के लिए पूछे जाते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स बन गया है। अभी RPSC में कई सारे एग्जाम्स निकले हैं जो सिंपली इसके आधे से अधिक मॉड्यूल्स रखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा, मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें मेरे प्रॉपर एक्सपीरियंसेस, और इसको पढ़ाने में मुझे चूंकि मजा भी बहुत आता है। हालांकि आपको लगे कि क्या ये हिस्ट्री है, यस ये कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री है। यहाँ पे हम सारे जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब हम यूज करने वाले हैं। तो मैं वहां से डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, चूंकि ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये मैं ऑलमोस्ट 30 आवर्स नेक टू नेक चलता है, इससे कम हम इसमें कवर नहीं। और चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे एग्जाम्स में, खास तौर से मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम्स में, जो क्लास 1 ऑफिसर्स की, जो मैनेजर लेवल के एग्जाम्स होंगे, जिसमें आप डायरेक्टर्स को ले सकते हैं, जैसे यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में, या डेप्यूटी डायरेक्टर आरपीएससी में, या फिर प्रोग्रामर्स लेवल पे, तो ये सभी जगह मैनेजर लेवल के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसको कवर करूंगा इन द 30 आवर्स। अब इसके बाद जब एक बार सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कि सर हार्डवेयर भी तो पढ़ाइए। हार्डवेयर अगर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेस पे सारी बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ जाएंगे तो वहां हार्डवेयर से भी बातें होंगी।
वहाँ पे राउटर्स आएंगे, वहाँ पे स्विचेस आएंगे। तो भाई मुझे हार्डवेयर तो पढ़ाइए। तो मैं सॉफ्टवेयर के बाद आपका यूनिट 2 में आता है, कहाँ आता है, यूनिट 2 में आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और ये थोड़ा टाइम, ये 32 आवर्स का टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे कंप्यूटर, यूनिट 3 में कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। सिलेबस आप देख पा रहे होंगे अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो। सिस्टम आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर पे जैसे हम आर्किटेक्चर और सिस्टम आर्किटेक्चर थोड़ा सा डीप डिटेल और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आउट ऑफ द वे सब्जेक्ट आता है, आउट ऑफ द वे सब्जेक्ट आता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें बड़े आराम से पढ़ाता हूं। और टोटल मैं 30 आवर्स से हो सकता है कि मैं 40 आवर्स तक पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स भर भर के आते हैं, जो आप देख सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, माइक्रो कर्नल, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, तो इसमें मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, क्योंकि इसे मैं रियल में मैं हार्डवेयर नहीं हार्ड सब्जेक्ट में काउंट करता हूं। और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, वो बेसिक चीजें पूछते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। तो क्योंकि ये हमें लगता है कि हम पढ़े ही नहीं हैं और ये हमसे पढ़ाई होगा ही नहीं, तो इसको इसीलिए मैं स्टार मार्क्स लेकर के चलता हूं, बाय हार्ट करके चलता हूं, क्योंकि बच्चे इन सब्जेक्ट्स के लिए ही मेरे पास मिलने आते हैं। तो हम इसमें 30 to 40 आवर्स टोटल काउंट करेंगे और हम इसमें इतना टाइम तो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि हमें ऑलमोस्ट हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के साथ जिसके थ्रू बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, उससे पढ़ चुके हैं और हार्डवेयर की भी पढ़ाई हो चुकी है। अब टाइम है कि मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। तो मैं इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊंगा और या एक मैम आप लोगों को पढ़ाएंगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सी इज आल्सो क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अब यहां से कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करूंगा और मैम आपको पैरेलली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाएंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमें चूंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बड़े ही आराम से समझना होता है। यहाँ पे बहुत तरह के एल्गोरिदम्स आते हैं। तो चूंकि आपने ऑलरेडी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, तो इसके बारे में डीप डिटेल्स में और इसी के अंदर जब हम डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, हालांकि ये डेटा कम्युनिकेशन अलग से रखते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेटा कम्युनिकेशंस को अलग मान के नहीं चलते हैं, हम इसे एक ही मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे यूनिट 9 की बात कर रहे हैं, यूनिट 9 की बात कर रहे हैं, यूनिट 9 की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैरेलल में देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, पैरेलल में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे डीबीएमएस जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मैम और हम दोनों ही पैरेलली कवर करते हैं, ताकि आपको ये दोनों ही कोर सब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से दिख सके। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें आप ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर साइंस के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्टोरेज कैसे होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं, स्पेशली ट्रांजैक्शन किस तरह से होते हैं, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से पढ़े जाते हैं, वो मैम आपको बहुत डिटेल्स में कवर करेगी। इन सब के साथ दोस्तों अब समय आ गया है, चूंकि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन दोनों के साथ मिला करके इंटरनेट की बात कर लिए और अंदर में डेटाबेस किस तरह से स्टोर किए जाते हैं उसकी बात कर लिए, तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड द क्रिटिकल सब्जेक्ट जो गारंटीड मार्क्स लेके आता है वो आपका हो जाता है कौन सा, वेरी गुड, ऑटोमेटा, जिसे मैंने बोला था, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, उसकी बात हम करते हैं। किसकी बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलर, दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट और ये बहुत सारे नंबर्स गारंटीड के साथ देके जाते हैं। ये मैं बता दूं, ये गारंटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने की गारंटी मैं दूंगा, है ना। अगर आपको जो टेबल्स मैं बना करके दूंगा कंप्यूटेशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैंने पिछले शायद आवर्स लिख दिया था क्या,
हाँ, मैंने हार्डवेयर और इसमें आवर्स मेरे पास यहाँ पे 25 आवर्स लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन, बट मुझे पता है कि ये डेटा कम्युनिकेशन लेयर जो बेसिक लेयर बोलते हैं, फिजिकल लेयर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटा कम्युनिकेशंस जो है हम इसके साथ नहीं, इसी के अंदर लेके चलते हैं, जो कि हम 25 आवर्स में करेंगे। और मैम आपको ये डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरलाइज सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ये 30 to 35 आवर्स में हम कवर करेंगे, क्योंकि मैं इससे ज्यादा के रेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी हमें कम टाइम लगने वाला है, जिसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले अभी जो बात करता थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलर, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेकिन छोटा सिलेबस। कितना छोटा सिलेबस, में सही बता रहा हूं आपको, 20 से 25 आवर्स में, गारंटी बता रहा हूं 20 से 25 आवर्स में बस टेबुलर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए कि भैया जो चॉम्स्की हायरार्की है उसमें कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे वो कॉन्केटेनेशंस हो या क्लोजर प्रॉपर्टीज हो, इंटरसेक्शन हो, कॉम्प्लीमेंट हो, इतना ही पूछते हैं वो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, उसके लिए डिफरेंट ग्रामर्स हैं। बस इतना अगर आप अच्छे से पकड़ के चलते तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। हाँ, कंपाइलर थोड़ा टाइम लेता है, तो ये मैम ही पढ़ाएंगी, कंपाइलर आपको मैम ही पढ़ाएंगी। और उस मैम के पास कंपाइलर के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो मेरे साथ जो पढ़ाने के लिए आएंगे वो मैं बोल सकता हूं उन सब्जेक्ट्स में मुझसे भी ज्यादा बेहतर हैं। इसीलिए यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पे वो आपको कंप्लीट नॉलेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स देंगी। पहला तो मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल दिया है, दूसरा कंपाइलर बोल रहा हूं, और तीसरा कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आपको कुछ सेक्शंस को कवर करेंगे, जैसे 2D और 3D में विथ एनिमेशंस आपके सारे कोडिंग समझाऊंगा, और इस हिसाब से मैं सी के बेसिस पे सारे के सारे ग्राफिक्स के समझाऊंगा। तो वहां पे हम दोनों मिल करके कंप्यूटर ग्राफिक्स को कवर करेंगे, और कंपाइलर में इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। अब हम लोग आते हैं बचे हुए सारे के सारे 2 सब्जेक्ट्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, क्योंकि बोलोगे सर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन जो कि कंप्लीट मैथमेटिक्स है, इतने लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, क्योंकि ये लास्ट सब्जेक्ट कंप्लीटली हिट करेगा हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। किसको? क्योंकि वहां पे कंप्यूटेशंस की बात करते हैं, वहां पे एक दिमाग कैसे किसी चीज को सोचता है, डिसीजन लेता है, ग्राफ को फॉर्म करता है, ग्राफ को एनालाइज करके चीजें समझता है। तो मैं यूनिट 1 की बात अगर मैं करूं, तो यूनिट 1 की मैं बात अब करूंगा, जिसमें मैं सीधा लिख रहा हूं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, अगर मैं इसकी भी बात करूं, स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशंस की मैं अगर बात करता हूं, तो ये कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऑप्टिमाइज। और इसमें आपको मेरे हिसाब से जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचपन में मैथ्स के थे ना, चाहे वो इंटीजर हो गया, नंबर हो गया, ये सब मैं यूज करने वाला हूं। और ये कहीं ना कहीं हमारे एल्गोरिदम से भी मैच करेगा। एल्गोरिदम में किससे? ग्राफ से, ट्री एंड ग्राफ, स्पेसिफिकली किससे? ट्री एंड ग्राफ्स को जाकर के ये हिट करेगा, क्योंकि यहां भी हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो ये आपके लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स है, तो 25 आवर्स से ज्यादा, क्योंकि हम ग्राफ में इसे पढ़ाते टाइम कहीं ना कहीं एल्गोरिदम का हेल्प लेते हैं, तो हमारे पास 5-6 आवर्स का बेनिफिट मिल जाता है। हमें कितना? 5 या 6 आवर्स का बेनिफिट मिलता है। तो हम इसे 25 आवर्स में करेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट और द वेरी न्यू काइंड ऑफ सिलेबसेस, और जिस सिलेबस का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लास्ट नंबर पे आता है। कितने पे आता है? लास्ट नंबर पे आता है दोस्तों। लास्ट नंबर पे आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिसर्च में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉलेज में एडमिशंस इसी सब्जेक्ट में हो रहे हैं, और इस वजह से ये सब्जेक्ट अब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां से मैंने टाइम बचाया, यहाँ पे मैं अब 40 आवर्स, और धीरे धीरे मैंने देखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 3 आवर्स के क्वेश्चंस में देख रहा था, उसमें से 4 या 5 सबसे इजी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट
सब्जेक्ट अभी आप लेके चल सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं दोस्तों एक बार समराइज करता हूं कि अब समराइज करते हुए चलता हूं कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर सब्जेक्ट्स को, उम्मीद करता हूं कि हमारा कोई भी टॉपिक अब नहीं छूटा है, हमने कंप्लीटली सिलेबस की बात कर ली है। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 250 से 300 आवर्स के बीच में विथ PYQs आ रहे हैं, विथ PYQs आ रहे हैं। तो मैं अब इस पूरे सिलेबस को एक बार समराइज कर रहा हूं और टोटल सिलेबस को लिखते हुए समराइज एक पेज पे कर रहा हूं, ताकि आपको 5 मिनट के अंदर इस चीज जो अलग अलग स्लाइड्स में मैंने बनाए हैं वो दिख जाए कि सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे और उसमें कितना टाइम लेंगे, ताकि आपको समझने में कहीं कोई समस्या ना रहे। तो मैं एक पिक्टोरियली लिख रहा हूं यूजीसी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ब्लू ब्लू बहुत हो गया यार, चलिए ठीक है लिखते हैं। ये रेड पेन से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये अपना अब टारगेट है, ये खतरे की घंटी है। अगर आप इस टाइम में UGC नेट है ना, UGC नेट, और इसे मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ। कारण है कि अभी ये अपने पास UGC नेट और किसकी बात मैं कर रहा हूं, दिसंबर, जो इस बार आपके लिए जबरदस्त तरीके से हिट करने वाला है। इतना अच्छे प्लानिंग के साथ कोई अगर बताए कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए कितने सारे एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं UGC नेट दिसंबर, और किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोड नंबर 87, कोड नंबर 87। कौन सा कोड, कोड नंबर 87। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और लिख लेता हूं, क्योंकि भैया मुझे हैंडराइटिंग से बहुत प्यार है। 20% मार्क्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग से हो जाती है। सर रिटन टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसमें तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अगर आपने अभी मास्टर्स क्वालिफाई किया होगा तो ये चीजें आपको अच्छे से, आपकी पर्सनालिटी और आपकी हैंडराइटिंग 20% का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो मैं आपको आगे बताते चलता हूं कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये समराइज कर रहा हूं जो भी मैंने अभी बोला है, और एक ही पेज में हम समराइज करेंगे, तो आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि ये सर जो भी बोल रहे हैं ये विथ प्रूफ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, एंड एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसमें टोटल सब्जेक्ट्स अगर देखूं तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स मैंने अभी जस्ट बताइए समराइजेशन, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 10, टोटल सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 10, टोटल सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 10। और टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, टोटल टाइम की मैं अगर बात करूं, तो टोटल टाइम मेरे पास जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, टोटल टाइम अगर मैं देखूं तो हमारे पास दिसंबर तक, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम हुआ ही है, तो वो दिसंबर जनवरी तक मान सकते हैं, जनवरी तक कंडक्ट कराएंगे, तो हमारे पास 1 महीने का रिवीजन टाइम बच जाएगा। तो टोटल टाइम हमने 250 आवर्स से 300 आवर्स तक की बातें की है। कितने तक की बात की है, 300 आवर्स तक की मैं बात कर रहा हूं, 300 आवर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो पर डे सर कितने घंटे का क्लासेस होगा, वो मैं बस नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो 10 सब्जेक्ट्स और 250 से 300 आवर्स में आप सबसे पहला सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं, आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो मेरे पास आ रहा है यूनिट नंबर 3 में। तो मैं यूनिट लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो इसको समझने में बहुत ही अच्छे। अगर मैं बता देता हूं इसमें क्लास, और अगले टॉपिक में हम लोग यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पर डे 2 से 3 घंटे का क्लासेस लेता हूं, कितना लेता हूं, 2 से 3 घंटे, तो आप मैक्सिमम 2.5 घंटे मान के चले कि इतना में आपके पास टाइम होना चाहिए। मैं 2.5 घंटे का क्लास मानता हूं। तो एक वीक में मंडे टू फ्राइडे, मैं पहले ऑफलाइन की बात, ऑनलाइन वालों को तो कोई समस्या ही नहीं, मैं ऑफलाइन मोड की पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि दोनों मोड्स में हम लोग बात करते हैं। ऑफलाइन मोड की अगर मैं बात करता हूं, तो एक वीक में मेरे पास अगर देखा जाए तो मैं 2.5 घंटे, कितने घंटे, 250, पेपर 1 के लिए अलग से क्लासेस होते हैं, तो मैं 2.5 घंटे मान के चलता हूं, जिसमें एक वीक में आपको 12 से 13 घंटे के आसपास, मैं कितना मान ले रहा हूं, ऑलमोस्ट एक वीक में आपको 12 से 13 घंटे के आसपास पढ़ाया जाएगा। तो मैं 2 से 3 आवर्स आपको पहले ही बता दूं, जो ऑफलाइन मोड में आएंगे वो 2 से 3 आवर्स के बीच आपके क्लासेस होंगे, जिसमें एक छोटा सा ब्रेक अगर आप रिक्वायर करेंगे तो होगा।
वरना ये 2 से 3 आवर्स का इफेक्टिवली मेरे हिस्ट्री में आज तक जैसा बताया गया है, जैसा डायरेक्टर्स बताते हैं हमारे कोचिंग के कि सर आप कौन सा ऐसा बांसुरी बजाते हैं कि बच्चे क्लास से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो इस बेसिक पे मैं बता रहा हूं कि 2 से 3 आवर्स, कितने 2 से 3 आवर्स पर डे अगर क्लास होता है तो आप देख सकते हैं कि एक वीक में 3 इंटू 5 अगर मैं एवरेज मान के चलता हूं तो ये 15 आवर्स होते हैं। और 15 आवर्स में आप ऑलमोस्ट 15 आवर्स में पर वीक, ये पर वीक की अगर मैं बात करता हूं तो पर वीक में अगर एक वीक में हो तो टोटल ऐसे कितने वीक होते हैं इन अ मंथ, तो 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60 आवर्स। और हो सकता है कि अगर बच्चे नहीं सर मैं 2 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं ले सकता हूं, तो ऐसे केस में हम सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंसेस ना हो। हम फिलहाल अभी मंडे टू फ्राइडे लेकर के चल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें 60 आवर्स इन अ क्या हो गया इन अ मंथ, ये पर मंथ की बात मैं कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 4 मंथ में आपके सारे टोटल आवर्स जब आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 मंथ्स में, क्योंकि इस बार हमारे पास टाइम कम है, तो आप देख सकते हैं कि 60 इंटू और टोटल 4 मंथ्स में, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको हैंडराइटिंग, मैं चाहता तो इसके स्लाइड्स बना सकता था, लेकिन मैं स्लाइड्स इसलिए नहीं बना रहा हूं कि भाई टीचर दिखते लिखते कैसे हैं वो भी तो दिखाई देना चाहिए। बोर्ड पे नोट्स, क्योंकि यही नोट्स भी तो आपको मिलेंगे, नोट्स कैसा है वो भी तो दिखे। स्लाइड्स देखने से थोड़ी काम चलेगा। यहाँ तो न्यूमेरिकल से भैया, यहाँ तो कैलकुलेशंस हैं, यहाँ तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, यहाँ तो साइंस पढ़ना है, और उसके एप्लीकेशन, दैट इज वाई कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि 60 इंटू 4, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए थोड़ा सा डार्क में ही लेके चलता हूं, तो हमारे पास है टोटल 4 से 4.5 महीने में 60 इंटू 4.5 में अगर मैं बात करता हूं 4.5 मंथ्स में। अब मैं इस बार के एग्जाम का बता दूं, आपको 6 महीने का टाइम रहता है, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। 6 महीने का अगर मेरे पास टाइम है, 4.5 मंथ्स में देख सकते हैं हमारे पास टोटल 270 आवर्स अवेलेबल हैं, और 270 आवर्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 15 दिन में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। 15 डेज आपके रिवीजन्स होते हैं विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और फिर लास्ट के 1 महीने आपको फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप आएं और क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट का एग्जाम 6 मंथ्स का टाइम देता है, और 6 मंथ्स में आप इस चीज को बिलीव कर चुके होंगे कि जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो टोटल इतने आवर, ये एवरेज अगर 250 और 300 का एवरेज लेंगे तो ऑलमोस्ट 275 आवर्स आता है। और ये मैंने कैलकुलेशन के साथ आपको बताया, तो आप इसको मान लें कि जो ये मैंने आवर्स लिखे हुए हैं ये टोटल 4.5 मंथ में, कितना 4.5 मंथ में आपका कंप्लीट करके मैं दे दूंगा। ये आपको मेरी गारंटी रही। अंडर कोट्स, इन लाइन, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है वो कर लें। 4.5 कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये भैया 4.5 मंथ्स ही है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब फटाफट में एक, चूंकि हमें ज्यादा इस पॉइंट को एलेबरेट नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी मैं बता रहा हूं, विथ कैलकुलेशन से दिखा रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया। ये रहा सर का हैंड राइटिंग, इसी तरह से आपके नोट्स मिलेंगे। पढ़ाने के तरीके में आपको पहले मेरे हैंड रिटन नोट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या फिर जो भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है डिट्टो आपको मिल जाएगा। दूसरा इसके प्रॉपर नोट्स जो मैंने बनाए हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट, सिलेबस कवरिंग टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। क्वेश्चंस उसके नीचे विथ एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे जो मेरे बनाए हुए होंगे, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बनाए हुए होंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने भी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन से एक अलग क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन बैंक में जितने भी एग्जाम, चाहे वो नेट हो, गेट हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कितने भी एग्जाम्स, किसी भी स्टेट के एग्जाम्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन के बुकलेट स्पेशली दिए जाएंगे, जो कि लास्ट के 15 दिन, मैंने बताया ना 4.5 मंथ्स में कंप्लीट होने के बाद जो 15 दिन होंगे उसमें जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी, चूंकि मैंने बोला है कि एक साथ हम 1 से 3 नहीं 30 निशाने करेंगे, 30 एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। और एक मैम हमारे साथ और भी होंगी, सी इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट। तो मैं अब आता हूं नेक्स्ट लेवल पे कि सर एक बार सिलेबस फिर से मुझे समराइज कर दीजिए, और ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। तो मैं फटाफट इसे 5 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं।
सिलेबस डिस्क्रिप्शन है ना। अब यूजीसी नेट के सिलेबस डिस्क्रिप्शन हम किसकी बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट एग्जाम के सिलेबस की हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू सिलेबस कवरिंग, जो सिलेबस जो रहेगा वो किस तरह से कवर किए जाएंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिलेबस कवरेज की मैं बात करता हूं, सिलेबस कवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखें कि सिलेबस कवर किस तरह से किए जाएंगे विथ द डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 से। कहां से, यूनिट 3 से। मैं इस तरह से लिखता हूं, आपको ये चीजें समझ में आएंगे किस टॉपिक से। और यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली C++ और वेब प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास सबसे पहले कवर किया जाएगा यूनिट 3 में। वेब प्रोग्रामिंग जो मैंने अभी जस्ट लिखा था, वेब प्रोग्रामिंग। अब यूनिट 3 के बाद जब एक बार मैंने बात करना सीख लिया तो हम किसकी तरफ जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की तरफ। तो ये हमारा यूनिट नंबर 7 रहता है और यूनिट 7 में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या टॉपिक आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ फुल्ली डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एक बार जब मैंने इन दोनों चीजों को पढ़ लिया तो हमारे पास एक ऑप्शन की सर हम ये सारी जो बातें करेंगे वो किससे करेंगे, तो मैंने बताया कि ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम किससे करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, सिस्टम इन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम किससे कवर करेंगे, ये हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। किसमें, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में किसमें करेंगे, यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे। और जिसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। तो हम इस चीजों को देखने वाले हैं। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूंगा यहाँ पे। और जब एक बार मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया तो अब मैंने नेक्स्ट जो है वो हार्डवेयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कहां चलेंगे, हम हार्डवेयर की तरफ चलेंगे। क्या, कहां चलेंगे, हार्डवेयर की तरफ चलेंगे। तो हार्डवेयर में हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट जो बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट आ जाता है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। तो ये यूनिट नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, यूनिट नंबर 2 हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 हो जाएगा। और जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम लिखा है इन्होंने, कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप जानते होंगे, तो उसके काव बोलते थे हम लोग, CAO बोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब एक बार जब हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ लिया तो दो चीजें एक साथ चालू हो जाएंगी आपकी। वो कौन कौन सा होगा, उससे जो आधे महीने आपको दिख रहा है वो पैरेलली की वजह से आपका बच जाएगा। वो जो 4 महीने में बोल रहा हूँ, मैम विल बी ऑल्सो टेकिंग अ क्लास और आई ऑल्सो टेक द क्लास, और वो हम मैनेज करेंगे, वो हम मैनेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। किस पे आते हैं, नेक्स्ट यूनिट, जो कि आपका 2 यूनिट चलेगा। पहले तो मेरा कंप्यूटर नेटवर्क चलेगा, जो आपके यूनिट नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं तो आपके यूनिट नंबर इन्होंने 9 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, यूनिट नंबर 9 में आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 9 में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। मैं सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि डेटा कम्युनिकेशन कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में ये लेयर नंबर 6 की जब बात करते हैं तो वो कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन हो जाता है अंडर द कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपको गेट में भी इसी नाम से दिखता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको दिख सकता है यूनिट नंबर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। तो ये यूनिट नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 में आपको डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम बताते हैं। तो यूनिट नंबर 4 आपको मैम DBMS, चूंकि हमने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ ली है, इट इज नाउ द टाइम टू स्टोर द डेटा। तो हम DBMS के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 4 में। और DBMS के बाद हमारे पास जो सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट मैंने बताया कि सबसे क्रूशियल इसलिए हो जाता है
अच्छा, एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पे और ट्राई करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके साथ हम एक और सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे और वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसी के साथ हम यूनिट 5 के साथ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आपको देखने में उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम इसके साथ एक और यूनिट को ऐड करते हैं एंड दैट यूनिट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये हम इसी के साथ ही, चूंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात होगी वो हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि एक बार हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई होगी। और कंप्लीट सॉफ्टवेयर की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिट 6 भी देखने को मिलता है। तो हम यूनिट 6 की भी बात कर लेंगे। बिल्कुल सिलेबस को अपने होली बुक अपने सामने में रखना है, स्टिक करके रखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, 100%। ठीक है, अब डीबीएमएस हमारे पास हो गया। तो इसके बाद सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट आता है जिसमें हम ऑटोमेटा और किसके बारे में पढ़ते हैं, कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 8 होता है, जो कि यूनिट नंबर 8 होता है। और इसी को में हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोमेटा एंड कंपाइलर। ऑटोमेटा या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्ट, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, है ना। तो आपको गड़बड़ाए ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, टीओसी एंड कंपाइलर के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे और इसको खत्म करेंगे विद द वेरी बिग कॉन्सेप्ट। और ये मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कंपाइलर मैम पढ़ाएंगी और टीओसी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, एक सब्जेक्ट और वो कंप्लीट मैथमेटिक्स है। पहला कौन सा बचता है, जो हमारे लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने बोला हुआ है। और लास्ट कौन सा बचता है, बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। तो मैं इसको यहां पर दोनों एक साथ लिखता हूं, जिसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 10 की बात करेंगे। यूनिट 1 में हम क्या बात करेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, और ये दोनों एक साथ चलेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स में लिख रहा हूं। और इसके साथ एक और पॉइंट चलेगा जिसको यूनिट नंबर 10 कहेंगे, और वो मेरा लास्ट ही टॉपिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं लगातार ऑलमोस्ट 40 आवर्स में पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपके जितने भी यूनिट्स हैं, अच्छा कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आपको यहीं पे, चूंकि मैथमेटिक्स है प्लस कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है। ये क्या है, कंप्लीट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, कंप्लीट। और एक बार गणित चालू होगा तो ये लगातार आपका चलता जाएगा, क्योंकि मैथ्स आपका पूरी तरह से रिवाइज यहीं किया जाएगा। हालांकि ये यूनिट 3 का पार्ट है, लेकिन हम उसे मैथ्स के अंदर ही रखते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि हम स्टार्ट लैंग्वेज से करेंगे, C++ वेब प्रोग्रामिंग के साथ, इसके कंप्यूटर ग्राफिक्स को मैथ्स के साथ चालू करेंगे। किसके साथ, मैथ्स, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमारा तीनों एक साथ ही चल रहा होगा और तीनों में ही कैलकुलेशन है, तीनों में ही मैथमेटिक्स है, और बिना मैथमेटिक्स हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। और अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करूं तो C++ के बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट्स में से हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर का सारा मामला हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। कहां कवर करेंगे, इसी जगह। अगर मैं गौर से देखूं तो मैं पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम यहीं पे पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार हमने डेटा स्ट्रक्चर बात कर ली तो सॉफ्टवेयर से बात करने की सारी चीजें यहाँ पढ़ लेंगे। और हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो भाई सॉफ्टवेयर के बाद जो, क्योंकि हम जिनसे बात करते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस और ये लॉजिकल चीजें होती हैं। और उसके बाद कंप्यूटर, ये एप्लीकेशन है, इसके बेस पे हम ये 2 चीजें, एक्चुअली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको, वैसे तो सारे हैं लेकिन ये हमारे एग्जाम मतलब ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये इसके एप्लीकेशंस में, कहाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस ऑफ ये क्या हो जाता है, हार्डवेयर। इसीलिए मैं इसके बाद पढ़ाता हूं। एंड सॉफ्टवेयर की मैं बात जब करता हूं उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। और ये कंप्लीटली क्या है, मेरा मैथ्स है, ये कंप्लीटली क्या है, मेरा मैथमेटिक्स है। तो हम एक बार शुरू करेंगे। एज अ बिहारी आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको मैं बड़े आराम से कंटिन्यू, क्योंकि हड़बड़ाहट कहाँ होती है, हड़बड़ाहट होती है जब आप बीच में होते हैं। हड़बड़ाहट कब नहीं होती, जब मुझे एक क्वेश्चन से मेरे सब्जेक्ट्स विद इन अ टाइम कंप्लीट हो रहे होते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न जो मैंने बनाया है, मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3,
मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, 7, 8 और 9 एंड 10 और इसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ, मतलब 10 के 10 मॉड्यूल्स के। अगर मैं टाइमिंग फिर से आपको रिवाइज करूं तो टाइमिंग आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के टाइमिंग कुछ इस तरह से रखे थे, जो आप जो सिलेबस दिखाने के बाद, ये आपके सिलेबस जो थे वो दिखाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं समराइज, ये आपके सिलेबसेस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और इसे मैंने बहुत ही सब्जेक्टिवल मैटर से कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, जो मेरा टारगेट था 250 से 300 जो मैंने बोला था वो मैं अब कमिटमेंट के साथ फुलफिल कर रहा हूं कि भाई इतने टाइम में ही होगा। 10 सब्जेक्ट्स होंगे, उसके सब सब्जेक्ट्स में रिसर्च सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं और उसमें आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स, अब आपको ये 100% लग रहा, हाँ सर सही में मैथमेटिक्स ही चल रहा था। और जब आप साइंस की बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ही बात करते हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अगर देखें आप, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में अगर आप देखें तो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं सॉफ्टवेयर के थे और प्लस एक सब्जेक्ट यहाँ पे था। और मैथमेटिक्स की बात करें, जहां मैं बार बार बोल रहा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ आपको 2.5 सब्जेक्ट्स, कितने 2.5 सब्जेक्ट्स आपको मिल गए होंगे। और जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एकदम समझ में आ गया, हाँ सर आपने जो बोला ये तो लॉजिकली कनेक्ट कर दिया, अब तो आपसे पढ़ा जा सकता है। सर तो एक बार आइए तो सही, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, ये तो बस बताने का तरीका है। और एप्लीकेशंस में आपने क्या क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस में आपने देखा कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लिए, क्योंकि मेरे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने पढ़ लिया। ऑटोमेटा पढ़ लिया मैंने, ऑटोमेटा भी भैया मैथमेटिक्स ही है बट उसमें डायरेक्ट मैथमेटिक्स कहीं पे भी हम यूज नहीं करते, इसलिए उसको मैंने मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग है। टेबुलेशन इज ए प्रोसेस टू कंप्लीट द वर्क इन अ वेल डिस्क्रीट एंड द कंसंट्रेटेड वे, है ना। तो इस वजह से तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, चाहे डीबीएमएस हो गया, तो इसके अंदर में आपके बहुत सारे, चाहे वो डीबीएमएस हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं, जो कि एप्लीकेशंस होता है आपके सब्जेक्ट का। तो आप इस चीज को 4, 6.5, 2, 2, 8 और एक सब्जेक्ट्स और भी हैं, तो वो आपको 2 सब्जेक्ट्स और भी हैं जो आपको क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा हो कि यस दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस विद द नंबर ऑफ 87। और अगर मैं बात करूं कि सारे सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि ये हम कितने आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, 15 आवर्स यहाँ पे, प्लस मॉड्यूल 3 में 10 आवर्स से लेकर के 15 आवर्स तक आप कहाँ कवर कर रहे होंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30 आवर्स की यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट की ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स में से है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा इंटर, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, तो हम यहाँ पे 30 आवर्स, देखिए हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको 30 आवर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इजी हो जाता है, तो इस वजह से आप देखिए ये 25 आवर्स में ही कंप्लीट होगा, लेकिन इसका बेनिफिट हम अदर सब्जेक्ट्स में ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्जैक्टली 30 आवर्स में, अगर मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा, जब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो किस टॉपिक में कितना टाइम लगेगा वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। अब आते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात में। तो आर्किटेक्चर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने बहुत दिनों से इसकी पढ़ाई नहीं की, और हार्डवेयर से जब हम बात करते हैं तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट बोल देते हैं, और इसके लिए मैं 100% रेडी हूं दोस्तों। अब इसके बाद आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 25 आवर्स, तो इसका हम इंप्लीमेंटेशन कहाँ कर लेंगे, डीबीएमएस के अंदर। डीबीएमएस के अंदर चूंकि डीबीएमएस एक बहुत भास्ट और डीप सब्जेक्ट आता है जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम वो भी देख लेंगे। अब यहाँ कंपाइलर में हमारे पास जो समय बचा, इसी समय को हम कहां पे यूज कर लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और आप देख सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चूंकि ये सब मैथमेटिक्स है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिट 1 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 40 आवर्स का टोटल टाइम लेकर के कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ये जो टीचर है ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये A to Z चीजें विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस जो आप देख सकते हैं। 10 सब्जेक्ट में कितने टाइम, 250 आवर्स कैसे कवर किए जाएंगे, वो
किस तरह से होंगे, कितने समय में होंगे। और वीकेंड क्लासेस आप देख सकते हैं कि संडे और सैटरडे में आपके लिए कंप्लीटली फ्री हूं। तो आप देख सकते हैं कि संडे ऑफलाइन मोड में, जो ऑनलाइन मोड में होंगे, मैं ऑनलाइन को हाईलाइट करके कर रहा हूं। देखो भाई, ऑनलाइन मोड में आप इसे 3 घंटे कभी भी ऑफिस से आने के बाद या ऑफिस जाने के पहले, सुबह 7 या 6 बजे 7 बजे अगर आप उठ जाते हैं और ऑफिस आपका 10 बजे या 9 बजे है, मॉर्निंग में 2 आवर पढ़ लीजिए और शाम में 1 आवर पढ़ लीजिए, तो भी आपका इतने ही टाइम में चीजें कवर होंगी। तो आपको भी 4.5 महीने का, और आपके पास कैपेसिटी है, संडे को आप एक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वो भी मैं बताऊंगा कि हाउ द प्रॉपर प्लानिंग कैन बी डन फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एंड द ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, तो इन 3 शब्दों को हमेशा आत्मसात करके चलना होगा। पहला, डिसिप्लिन, अनुशासन, डेडिकेशन, पूर्ण निष्ठा, राइट। और डिजायर, अभिलाषा, कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, और इतने अच्छा करने की कि आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास किसी भी स्थिति में आने वाले समय में कभी ना डगमगाए। तो उसके साथ ही मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं करके मैं यूनिट 3 से करूंगा, तो यूनिट 1 भी यहाँ कवर होगा और यूनिट 2 भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। यूनिट 3 भी आपका स्टार्ट होगा और यूनिट 4 भी आपको विथ टाइम डेडलाइन के साथ खत्म किया जाएगा। अगर यूनिट 5 की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर चालू होगा और सॉफ्टवेयर कंप्लीटली खत्म किया जाएगा। और एक बार सॉफ्टवेयर खत्म होता है तो हार्डवेयर मैंने आपको आप बता ही दिया है। और यूनिट 7 चूंकि कनेक्टेड रहता है इससे। और यूनिट 8 की बात करूं तो टीओसी हमारे लिए बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, जिसमें मैं गारंटी कोई भी क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, है ना। मैंने बार बार ये 3 बार बोल दिया है। ऑटोमेटा मैं पढ़ाऊंगा, टीओसी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और कंपाइलर मुझसे भी अच्छे आप पढ़ाने वाले टीओसी फैकल्टी हैं, वो पढ़ाएंगे। डीबीएमएस मुझसे भी, उन्होंने तो कई सारे सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के और एक्कल्स के सर्टिफिकेशंस डीबीएमएस पे करके रखे हुए हैं। तभी मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कम एंड ट्राउट द डीबीएमएस कंपाइलर एंड समहाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्योंकि अभी खुद वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो वो आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स ही पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में। तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। हालांकि जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा एज अ बिहारी, मैं उन पूरे चीजों को कवर करूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से पूरे सिलेबसेस कवर किए जाएंगे। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द सिलेबस है। आफ्टर अवेकिंग यू, जगाने के बाद कि भाई आ जाइए, यही वक्त है, नाउ इज द टाइम। और अगर कहीं से आपको असफलता से डर लगता है तो मैं दोस्तों बता दूं, असफलता एक चुनौती है, इसको पूर्णतया स्वीकार कीजिए। अगर कभी आप असफल हुए, लेकिन असफलता के सामने हार मत मानिए और अभी उठिए, अपना पूरा दम लगाइए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका टीचर और आपका सारथी उन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए बैठा हुआ है जो आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एग्जाम 2, 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी नंबर से रह रहा है वो मैं कराऊंगा। और सारे टाइमलाइंस के साथ बोल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इतना विश्वास तो आ गया हो कि यस आई कैन गो फॉर इट। और ये सिर्फ एक एग्जाम से 3 के साथ साथ 30 अलग अलग एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कराने का मौका आपको मिल जाएगा। तो प्लीज कम एंड एंजॉय द स्टडी, क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ चीजें मैं दिखाऊंगा, वो भी कंप्यूटर के अंदर। और एक क्लिक होते ही कितने सब्जेक्ट्स, मतलब 10 सब्जेक्ट्स कैसे क्लिक होते होंगे। अभी मैं एक सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हटा देता हूँ, हालांकि वो बहुत दूर नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्लिक होंगे। तो अभी आपका नेचुरल इंटेलिजेंस क्लिक होता है, तो 9 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम आपके हिट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो भी मैं बोल रहा हूं, गारंटी अंडरलाइन इन कोट्स बोल रहा हूं। तो ऑल द बेस्ट फॉर the examinations and requesting you to come and join with us for a great success. Thank you so much.